बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ हालात जो हैं वो ठीक रखने वाले नहीं हैं। हर कोई परेशान है जी महंगाई से, हर कोई परेशान है बिजली के भारी भरकम बिलों से, हर कोई परेशान है कि किस तरह से गुजारा किया जाए। क्योंकि हम हमेशा से बात करते हैं उन लोगों की जिनके मसाइल में इजाफा हो रहा है, उनके मसाइल आप तक लेके आना हम लोग का काम है और दिन भर हमारी टीम इसी सिलसिले में फील्ड में भी मौजूद रहती है। सो खबरें आगे चल के हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनानी है, सेगमेंट्स भी हैं, आज के मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे, हमारा पहला सेगमेंट होता है एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। रहमानिर्रहीम। अपनी ज़ात में अपने अंदर कभी भी गलत फहमी को परवान न चढ़ने दीजिए, यानी गलत फहमी को कभी भी अपने अंदर मत पालिए, मत उसको परवरिश दीजिए। इसलिए कि यह गलत फहमी आगाज़ में तो बहुत मामूली सी महसूस होती है, लेकिन अगर इसको परवान चढ़ाया जाए, इसको अहमियत दी जाए और इंसान इसी गलत फहमी के इर्द गिर्द ही अपनी सोच और फ़िक्र को घुमाना शुरू कर दे, तो ये फिर इंसान के लिए, उसकी शख्सियत के लिए बहुत बड़ा अज़ाब बन जाती है। ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसे और सानहे और बड़े बड़े वाक़यात जो रूनुमा होते हैं, वो इसी छोटी सी गलत फहमी की वजह से रूनुमा होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर कहा कि भाई ज़न से बचो, गुमान से बचो। ये जो ज़न है, ये जो गुमान है, ये जो ख़याल है कि जिसकी कोई हकीकत नहीं होती, यानी उसका कोई वजूद भी माशरे में, आपके घर में और आपके महल्ले में नहीं है, लेकिन इंसान उसको पालता रहता है। ये जो गलत फहमी है, इससे बड़े बड़े हादसे रूनुमा होते हैं। इसलिए अल्लाह के दीन ने, कुरान मजीद ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गलत फहमी पालने से हमें मना किया है। यानी इंसान हुस्न ज़न रख ले किसी के बारे में, लेकिन सूए ज़न किसी के बारे में ना रखे। ये सूए ज़न है कि जो माशरा नहीं बल्कि इंसान की अपनी शख्सियत का भी दुश्मन होता है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स कितना बेआराम और कितना गैर मुतमईन, कितना मुस्तरिब, कितना बेचैन और परेशान होता है कि जो अपने दिल में किसी गलत फहमी को बिठा लेता है और फिर वो उस गलत फहमी पर, यानी वो एक छोटी सी बात है कि उस पर फिर कितना बड़ा महल वो तामीर कर लेता है, कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लेता है। तो हमें इस्लाम ने, हमें कुरान ने इस बात की तालीम दी है कि हम कभी भी गलत फहमी को ना पालें, बल्कि हमेशा अपने भाई, अपनी बहन और अपने आसपास के रहने वालों के बारे में अच्छा गुमान रखें। बहुत ही अच्छा पैगाम है और नो डाउट ये छोटी छोटी गलत फहमियाँ जहाँ पर आपके लिए बदगुमानियों का सबब बनती हैं, आप दूसरे से, किसी से, अपने किसी भी बहन भाई से, रिश्तेदार से, अपने हस्बैंड से बदगुमान इन गलत फहमियों के बिना पर रहना शुरू करते हैं, वहीं पर आपके रिलेशनशिप्स में दूरी भी आना शुरू हो जाती है। सो आज के पैगाम पे ज़रूर गौर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ के हमने आपके साथ आज की खबरें शेयर करनी है जी। कौन कौन सी खबरें होंगी जो कि आज के प्रोग्राम का हिस्सा हम बनाने वाले हैं। सबसे पहली खबर है आज की लीड स्टोरी, टैक्सेस की भरमार, औसत कीमत 43 रुपये फी यूनिट तक जा पहुंची। गोहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप, मुसलसल 14वीं बार बिला मुकाबला कामयाबी, नया रिकॉर्ड कायम। और वजीर आला के शहर के लिए नई स्कीमें, गुजरात को मजीद फंड देने की तैयारियां। और मार्केट से कौन कौन सी अद्वियात गायब हैं, आज के शो में आपको ये भी बताएंगे।
वेलकम बैक। ये थी आज की खबरें, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उमर असलम और रिजवान नकवी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं और हमारे डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी है जी। बिजली का यूनिट 43 रुपये फी यूनिट तक जा पहुंचा है। इसके ऊपर ही लिखा है कि गली गली लोग मुजाहरे भी कर रहे हैं, बिल पकड़ के लोग एहतजाज कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग, उससे बड़ा मसला कि इतने भारी भरकम बिल कैसे अदा करें। 2 कमरों का घर है और लोगों को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, जिससे लोग इंतहाई परेशान हैं। उमर से आगाज़ कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसिफ के एक बड़े मशहूर अल्फाज और जुमले थे कौमी असम्बली में, जो कहे उन्होंने कि कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। ये मैं इस वक्त इस हुकूमत को इसलिए कहूँगा कि वाकई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की बात करें, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये बिल आए हैं। एक लड़का कल मुझे बता रहा था कि उसके घर का कोई 50 हज़ार आया और ग्रीन टाउन का SDO कहता वो बूढ़ी औरत आई तो सीट पर खड़ा कर, SDO ग्रीन टाउन के बारे में बात कर रहा था, टाउनशिप के ग्रीन टाउन, कह रहा था कि वो SDO का इतना दिमाग ख़राब कि वो माँ बाप की उम्र की उसकी उम्र का था, बीबी चाल चाल शाबाश अपना काम कर। ये लेस्को के रवैये, हाँ, ये आम लोगों नहीं, लेकिन इन्हें शर्म करनी चाहिए। फिर इन लोगों को भी शर्म करनी चाहिए। कल को बूढ़ा भी होना है और सबके ही जो हैं वो अजीज़ व क़ारिब होते हैं। किसी का एहतराम करेंगे तो आपका कोई एहतराम करेगा। अच्छा, बहरहाल हम बात आ जाती इस पर करते हैं 43 रुपये फ़ी यूनिट। इस तरह लग रहा है ना कि एक ख्वाब में तो रात को अगर आप उठ जाए ना तो फिर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर आप मुझे नहीं समझ लगती। हम कहते हैं हमने बचत करनी है, हम कितनी बचत करें, कैसे? बिल्कुल, मतलब कपड़े आयरन किए बगैर पहनना शुरू कर दें, ये बचत करें। आप हमें शो में नहीं बिठाएंगे, ऐसे ही है ना, आप कितनी बचत कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि 43 रुपए फी यूनिट ये एक जुल्म है और सारी कुर्बानियां हम नहीं देनी है। सारी कुर्बानियां ऑनेस्टली स्पीकिंग रात को चैन की नींद भी नहीं आती। जब आंख खुलती है मैं एसी बंद करती हूं, फिर जब गर्मी महसूस होती है एसी ऑन कर लेती हूँ। ये वो तो अब रात इसी उसमें गुजरती है। लेकिन 43 रुपये फी यूनिट कहाँ से जायज़ है, आप मुझे ये बता दें। अब मैंने कई दफ़ा बेशुमार दफ़ा ये अल्फाज कहे कि ये गवर्नमेंट चाहती तो छोटे लेवल पर आकर सोलर सिस्टम को बाहर से इन्वेस्टर्स को लाते, कोई कर्जे की सूरत में दे के लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दे देते। अब ये तो बिल, अच्छा बिल एक ऐसी चीज़ है कि खाना आप 2-3 वक्त से 2 वक्त कर देंगे, बिजली का पंखा चलना ही चलना है। आप बिल ना जमा कराएं, वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपकी बिजली काट के चले जाते हैं। वो अजाब कौन भुगते, फिर दफातर के चक्कर कौन लगाए, अपना काम छोड़ के बैठ के फिर आपको ये चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। रिजवान साहब मुझे बता दें, मुझे तो मेरे रिश्तेदारों की कल कॉल्स आई, मैंने आपको शो से पहले बताया है, 40 हज़ार रुपये, 45 हज़ार रुपये जिनका बिल आया, इस दफ़ा 70 हज़ार रुपये बिल आ गया है। अब लोग हमसे बात इसलिए करते हैं कि शायद कहीं से हेल्प आउट हो जाए, शायद कहीं से पता चल जाए कि ये बिल झूठा था या ओवर बिलिंग हो गई है, कुछ रिलीफ मिल जाए। बंदा किस किस को अकोमोडेट करे? देखें, आज आके जो है ना वो सारा मलबा आवाम के ऊपर गिरता है। अरबों रुपये के जो लेस्को के बिल्स के केसेस हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं। उसके साथ साथ आपकी रिकवरीज जो हैं वो मुतासर हैं। आप जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कमर्शियल यूज़र्स हैं उनके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा ड्यूज़ हैं अरबों रुपये के, वो रिकवर करें ताकि अपना जितने भी आपने रेवेन्यू के लॉसेस पूरे करने हैं उनसे करें। आवाम के ऊपर जो आप आए रोज़ मुझे याद पड़ता है कि हम पिछले 2-3 माह से हर हफ्ते बिजली और फ्यूल इसकी प्राइसेस जो हैं ये डिस्कस करते हैं, चूँकि हर हफ्ते कोई ना कोई आवाम को जो है ये एक समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। यकीन माने आपको वो होता है ना, हम कहते हैं खबर थी कुछ नया बात बताना, अब तो कुछ नया रहा ही नहीं है, ये तो रूटीन का हिस्सा चीज़ें बन गई हैं। देखिए, आवाम की जेब से पैसे निकालना जो है वो बड़ा आसान हदफ है स्टेट के लिए कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर ये सारा मलबा गिर रहा है कि उनकी तरफ से आए रोज़ जो है कभी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, कभी बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं, और जो घर बंद भी हैं उनके 8-8, 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं। लोगों की कई कॉल्स आती हैं अजीज़ो कारब की जो बताते हैं कि जी हमारा घर तो बंद था, हम उसमें रह नहीं रहे थे, लेकिन हमारा 8,000 रुपया बिल आ गया, 6,000 रुपया बिल आ गया। और जो कमर्शियल यूज़र्स हैं वो भी सड़कों के ऊपर हैं। तो ये इनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। इसका हल यही है कि लोगों को अब बचत करना पड़ेगी कि अगर किसी जगह पे इजाफी अगर कहीं पे इजाफी लाइट्स चलती हैं या पंखे चलते हैं तो उनको बंद करना पड़ेगा। कोई इजाफी लाइट नहीं जला सकते। करनी है। हाँ, मैंने ये चीजें डिसाइड की है कि अच्छा पानी की मोटर अगर चलाई जा रही है तो उसको हम दिन के टाइम चला ले, यूज कर ले। बेसिक बुनियादी चीजें हैं ना,
ये मेरे तो ख्याल में, मैं तो कल ये सोच रहा था शाहजी के कोई पार्क घर के बाहर ढूंढे तो 2 घंटे वहां गुजार कर आ जाए और आपको भी बुला ले ताकि थोड़ी आजकल हब्स बहुत है उमर, ये ऑप्शन भी जो है ना आपकी बेहतर नहीं है। और वैसे ही आप लोगों का तो सारा टाइम दफ्तर में गुजर जाता है, जो घर जाके सुकून का टाइम होता है उसमें फिर बंदा क्या करे। फिर आपको तो सारा दिन जब आप काम करके जाते हैं थके हुए होते, फिर आपको एसी भी चलाना है, फिर आपको रेस्ट भी करना है। आप देखें कि एक तरफ तो बिजली शॉर्टफॉल है और लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं या बुजुर्ग हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इतना हबस है, जिस तरह आपने भी कल बात साई साहब कह रहे थे ये लोड शेडिंग भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अच्छी बात है, लाइट जाती है तो सुकून है, बिजली के बिल तो कुछ कम आएंगे। हाँ जी, सही बात है कि अगर ये तसलसल के साथ बिजली आए तो पता नहीं क्या बने, पता नहीं क्या बने। और अभी भी लोगों की बिसात से बाहर है। जो बंदा किराए के घर में रहता है और 20-25 हज़ार रुपया कमाता है पर मंथ, और उसके बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, अगर उसका 10,000 रुपया बिजली का बिल आएगा तो उसने क्या करना है? उसके पास इसको कानून को वायलेट करने के अलावा हल कोई नहीं है कि वो बिल जमा नहीं कराएगा। बिल जमा नहीं कराएगा तो वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मीटर काटने के लिए अच्छा, यही तमाम फिर रीजन है, जितनी आप चीजें महंगी करते जाएंगे बिजली चोरी भी उतनी बढ़ेगी। रिजवान साहब ऐसा है या नहीं? जब आप चीज़ों के नर्ख बढ़ा देते हैं फिर लोगों ने कोई तो लोग दूसरा रास्ता फिर तो चोरी की तरफ चले जाते हैं, इलीगैलिटी को अपनाते हैं। जाहिर है उनके पास और कोई सोल्यूशन बचता नहीं है। या तो आप उनकी वेजेस बढ़ाएं। आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मिनिमम वेज है वो 25,000 रुपये मुकर्रर की, 25,000 में गुजारा नहीं होता। उसके बावजूद अभी भी कई फैक्ट्रीज़, हम कोट लखपत इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आपको हमारे हमसाए में कई ऐसी फैक्ट्रीज़ मिलेंगी जहाँ पे 25,000 रुपया वर्कर को नहीं दिया जाता पर मंथ, अभी भी 18-20 हज़ार रुपया दिया जाता है। और अगर वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको कहा जाता है भाई जाओ और नौकरी ढूंढ लो। हाँ, तो वो बेचारा जो है वो एक नाक की सेहत पे चलता हुआ वो अपने उसके हकूक सलब किए जाते हैं, लेकिन कमानी अपने बच्चों का गुजारा करना उसको बेचारे को आना पड़ता है। रिजवान भाई अपने लिए तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बच्चों के लिए तो नहीं कर सकता। जितने देखने वाले लोग हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपने ऊपर तो बर्दाश्त कर लेते हैं, जुल्म भी कर लेते हैं अपने ऊपर, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फिर मैं फिर वहीं पर बात करता हूँ कि 43 रुपये यूनिट ये एक अच्छा, किस मत में बढ़ाया गया ये मैं आपको बता देती हूँ जी। इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आयद की गई है, टैक्सेस मिलाकर FPA 13 रुपए हो गई है। आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तो ये मैं जब ये आप क्योंकि खबर डिस्कस करने से पहले अखबार पढ़ते हैं, मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि आम वहां को क्या नहीं, मुझे पता है ना। ये तो ऐसे ही है कि एक जब आप होटल में कोई रोटी खाने जाए ना शाह जी, रोटी खाने जाए ना तो आपने सिर्फ वहाँ पे वो मंगाई होती है दाल के साथ वो सलाद के पैसे लहदा दे देता है, उसके बाद वो रायते के लहदा दे देता है, वो साफ टेबल साफ करने के लिए। यार कोई शर्म करो, कोई ख्याल करो, कोई खुदा का खौफ करो। बात सिंपल सी है ना, ये जुल्म है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। और मैं समझता हूँ कि जो अपनी इस्लाह होती है ना वो घर से शुरू होती है। मैं ये कहता हूँ नहीं, उसको छोड़े, उसको मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। इस वक्त अवाम गालियाँ निकाल रही है। मुझे जो पहला फ़ोन आज घर में मैं अभी हुआ बात हो रही थी तो मेरे अब वालिद साहब से हो रही थी, तो वो बता रहे, कहते यार एक बिल जिसका 30,000 आता था अब उसका 50, पिछले महीने 30,000 सबमिट कराया हमने। मुझे कल फोन आया है, मेरे एक रिलेटिव है उनका कि हमें 45,000 पिछले महीने का बिल आया था, अब 70,000। तो वही है ना, ये FPP पता नहीं क्या ABCD और अलिफ बे पे तैसे ये हमें नहीं समझ आएगी ना अवाम को समझ आएगी। ये तो फिर लेकिन हम जरूर अवाम को ये समझाने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि अब आपका वास्ता पाला पड़ गया इन चीजों से, हर रोज आपको ये परेशानी रहेगी। तो आपके लिए इसके उससे इनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा या ये कुछ नहीं होगा। इसलिए बात सिंपल करनी चाहिए। जब आप हुक्मरान इस दावे के साथ आए हुए हैं कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, किसी को 80,000 रुपए बिल आ रहा है, किसी को 24,000 रुपए आ रहा है, फिर अगर मुझे 45,000 रुपए एक पोर्शन का बिल आया तो ये बेहतर है। कुछ 80,000 रुपए भी बिल आ रहा है लोगों को, अंदाजा करें। लोग कह रहे हैं 10, 15, 20,000 रुपए तनख्वाह है, 80,000 रुपए बिल हम कैसे दें? ये लोगों की दुहाई है। तो प्लीज जहां से उमर ने आगाज किया था बात का वो उन अल्फाज पे गौर कीजिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आप भी बोल सकती थी वैसे। हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद, आपको शो में एक बार फिर से कहेंगे। इनको तो ख्याल नहीं आने वाला, बिजली के बिल इसी तरह से आपको भारी भरकम आने हैं। अब कुछ एहतियात है जो आप अपनाएंगे
टाइमिंग्स देखना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप टाइमिंग के हिसाब से करेंगे तो आपको बिल कुछ कंपैरेटिवली कम आएगा। वो हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन है, क्या क्या एहतियात है। क्योंकि आम तासुर क्या होता है, आम रवैया क्या होता है, वो ये है कि मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ कि मैंने टीवी की पावर ऑफ कर दी और रात सारी मेरा टीवी ऑन है, स्विच ऑन है, और रेड लाइट जो चल रही है वो कितनी बिजली कंज्यूम करती है। एक आम तासुर हमने सुना है कि एसी अगर आप 26 पे चलाएंगे, ऑटो पे चलाएंगे, तो आपको कंपैरेटिवली बिजली का इस्तेमाल कम होगा और बिल कम आएगा। ये चीज़ें हम टेक्निकल रीज़न जानेंगे। लेट्स सपोज मैंने रात मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाया, चार्जर उतार के मैंने साइड पे रख दिया, रात सारी वो चार्जर लगा रहा, वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। अगर मेरा माइक्रोवेव ओवन किचन में लगा है, उसका स्विच ऑन है, रेड लाइट ऑन है, तो क्या वो बिजली कंज्यूम कर रहा है। अगर आप रात को कपड़े आयरन कर रहे हैं तो आपके बिल में इजाफा होगा। आपको पता है रात के टाइम डबल यूनिट है। ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रिसर्च मैनेजर यूईटी हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अना कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिजली के बिलों से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सो हमने अब बचत खुद से ही करनी है, हुकूमत को तो रहम नहीं आने वाला। आपकी गाइडलाइन थोड़ी चाहिए, बताइएगा कि एसी का इस्तेमाल अब हर बंदा बेचारा क्या करे, जो सुबह सारा दिन काम करके घर गया है, सुकून की नींद के लिए उसने एसी इस्तेमाल करना है। हमने ये सुन रखा है अगर आप 26 पे एसी चला रहे हैं, ऑटो पे चला रहे हैं, कंपैरेटिवली बिल कम आता है। क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। और इसमें मैं आपके जो आपने बिलों की बात की और बिजली की बात की, मेरा ख्याल है हम आहिस्ता आहिस्ता उस दौर में जा रहे हैं जब हम लाइट सिर्फ मोमबत्ती ढूंढने के लिए ऑन करेंगे और मोमबत्ती मिल जाने पे बंद कर दिया करेंगे, जो इस वक्त बिलों की सूरत हाल चल रही है। आपने एयर कंडीशनर और बाकी अप्लाइंसेस का जिक्र किया। उसमें हर अप्लायंस जो है उसकी अपनी एक पावर होती है, उसकी अपनी एक पावर कंजम्पशन है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों की तरफ देना चाहिए जिनकी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जैसे एयर कंडीशनर्स है, आपने चार्जर्स की बात की, आपने स्टैंड बाय चीज़ों की चार्ज की बात की, जो चीज़ें स्टैंड बाय पे होती हैं, हर चीज़ स्टैंड बाय पे एक पावर कंज्यूम कर रही होती है। हमें चाहिए कि हम चीज़ों को स्टैंड बाय पर ना रखें। भले ये जो मोबाइल चार्जर्स हैं या टेलीविजन्स जो एलईडी खास तौर पे हैं, ये थोड़ी पावर लेते हैं। चार्जर कोई क्वार्टर वॉट लेता है, टेलीविज़न कोई अप्रॉक्सीमेटली 1 से 10 वॉट तक ले लेता है। लेकिन एक चूँकि एक मुहावरा होता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। और आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और अपने एयर कंडीशनर पे ध्यान ना दें या अपने रेफ्रिजरेटर पे ध्यान ना दें, तो आप ज़्यादा नुकसान में रहते हैं। हमारी अक्सर औरतें जो है वो जो डिशेस हैं अभी वो गर्म ही होती हैं और वो फ्रिज में रख देती हैं। वो सारी की सारी चीज़ पावर में ट्रांसलेट होती है और बिल्स में ट्रांसलेट होती है। मैं ये समझता हूँ कि हम में से हर बंदे को अपने मीटर की रीडिंग जो है वो डेली बेसिस पे शुरू में लेनी चाहिए। जो कंट्रोल मेजर्स हम ले रहे हैं, हम उसकी मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू कैन नॉट मॉनिटर। ठीक है ना? ठीक है। आप कोई चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। वैसे तो स्मार्ट मीटर्स हैं जो आपको मोबाइल पे दिखा सकते हैं, लेकिन टू बिगिन विद यू कैन गो आउट एंड चेक योर मीटर रीडिंग कि आपने एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। और आप फिर ये जो सारे मेजर्स ले रहे हैं उसके बाद फिर आप अपने यूनिट्स चेक करें, तो फिर आप में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है मोहम्मद अली साहब, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, ये जो हम गाइडलाइन अपने नाजरीन को दे रहे हैं कि अब एक दिन आप अपने मीटर की रीडिंग देखें और वेरी नेक्स्ट डे आप इसी तरह से अपनी टीवी की पावर को भी ऑफ रखें, अपना चार्जर, और ये चीज़ें देखने के बाद वेरी नेक्स्ट डे आप देखें कि आपके मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, तो डिफरेंस क्या नज़र आएगा? जी बिल्कुल, आपको डिफरेंस नजर आएगा। और ये जो आपने एयर कंडीशनर की बात की है, आप सिर्फ 1 डिग्री चेंज करें तो 8 से 10% पावर में फर्क पड़ता है। अच्छा, सिर्फ 1 डिग्री चेंज करने से। आप 26 की बात कर रही हैं, पीपल कैन लिव वेरी हैप्पीली विद 27 एंड 28। आप सिर्फ साथ एक छोटा सा पंखा ऑन कर लें तो आप एसी को 27-28 पे रखें। सिर्फ 1 डिग्री कम करने से या मतलब बढ़ाने से आपको 10%, 8 से 10% पावर में। अच्छा मोहम्मद अली साहब, कुछ ऑप्शन होती है, कहा जाता है ऑटो पे रखें तो वो इतना बिजली कंज्यूम नहीं करता, हमारे पास टर्बो की ऑप्शन भी है, फिर इसके अलावा 3-4 मजीद ऑप्शन भी होती है, क्या इससे भी कंजप्शन में फर्क पड़ता है? देखें, कंजम्पशन जो है ना वो इज अ फंक्शन ऑफ कूलिंग।
ठीक है, अगर आप एसी के थर्मोस्टेट्स के साथ प्ले करें और आप अपनी इंसुलेशन ना रखें, आप अपने दरवाजे खुले रखें, आप अपने वो जो हीट एक्सचेंज है उसको कंट्रोल ना करें, तो देन मतलब फिर आप बड़ा नुकसान में हैं। तो आपको ये मतलब ये जरा एक बिगर पिक्चर होती है, इसको देखना होता है। ये एयर कंडीशनर का जो फिल्टर है उसकी सफाई ना करने से वो बहुत ज्यादा पावर लेता है। अच्छा। और ये उसका इवन जो आउटडोर यूनिट है, अगर आप उसे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखते हैं, जो बाहर लगता है यूनिट, जो जिसको हम आउटडोर यूनिट कहते हैं, अगर आप उसको किसी शेड में रखें तो 8 से 10% पावर की बचत उधर है। हम ज्यादा बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं, क्योंकि हम ये चीजें देखते नहीं हैं। आउटडोर हमारा भी ओपन एरिया में लगा है, सो अगर आप उसको शेड के नीचे रखेंगे वो कम बिजली लेगा। फिर आपने जैसे बताया कि अगर ग्रिल्स हम उसकी साफ रखें तो वो भी एक बड़ी रीज़न है, वो भी बिजली कम तब हमारी इस्तेमाल होती है। सो ये अच्छी गाइडलाइन है जो आपने दी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम लोगों ने ये चीज़ें खुद से बना रखी हैं कि अगर आप मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोटर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है, वॉशिंग मशीन हर घर में इस्तेमाल होनी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जिनका हमें इस्तेमाल अब कम करना है? जहां 1 घंटे हम कपड़े धो रहे थे वहां हम आधा घंटा कर लें, जहां 1 घंटा मोटर चला रहे थे वहां पर उसकी टाइमिंग हम 20 मिनट कर लें। क्या ये चीजें ज्यादा बिजली खींचती हैं? जी देखें, जो बिजली होती है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं ना। एक चीज़ तो होती है जो इक्विपमेंट की अपनी पावर है, जो एक पावर रेटिंग है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा है उसका टाइम ऑफ यूज़, कि आप उसे कितनी देर चलाते हैं। एक छोटा सा बल्ब भी अगर थोड़ी पावर का है और सारा साल ऑन रहता है तो वो एक बड़ी चीज़ पे भारी हो सकता है। सही। तो आपकी खास तौर पे वो चीज़ें जो डेली चलती हैं, जैसे एक जो पानी की मोटर है जिसको हम वाटर मोटर कहते हैं, वो तकरीबन हर घर में रोज़ाना चलती है। और जो वॉशिंग मशीन है, आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज की तरफ आएँ, जो 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 इक्विपमेंट है उसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आएँ। यानी अगर आपने वॉशिंग मशीन चलानी है तो आप उसे एक फुल कैपेसिटी पे चलाएं, आप उसे अंडर कैपेसिटी पे ना चलाएं। मतलब कोई एक आधा कपड़ा आपने धो लिया, आप कपड़े स्टैक करें एंड देन आप उसको धोएं। अपने फ्रिज में उसको ऑप्टिमाइज चलाएं। आप जितना चीज़ों को ऑप्टिमाइज चलाएंगे वो उतनी ही कम पावर लेंगी, या वो मतलब उतनी ही एफिशिएंसी पे वो चलेंगी। आपने शाम की बात की, ये जो पीक आवर्स हैं ये 6 से 10 बजे तक, ये वैसे थोड़ा सा वेरी करता रहता है पूरे साल, 4 दफ़ा वेरी करते हैं ये हमारे पीक आवर्स जो है ना, शाम के 4 घंटे होते हैं। यहाँ पे बिजली का यूनिट जो है वो कोई 1.5 से पौने 2 गुना ज़्यादा हो गया होता है इसमें, तो उसकी प्राइस जो है। तो आप ये सब चीज़ें, जो वॉशिंग मशीन है और जो आयरनिंग है, वो आप शाम को ना करें। आप कोशिश करें कि इवन शाम को अपने जो एसी है उसकी कूलिंग और कम कर लें। आप भले दिन को ज़्यादा कर लें लेकिन शाम को कम कर लें। हमारे अक्सर जो है वो लोगों में ये ट्रेंड पाया जाता है कि वो 22 पे करके तो कंबल लेके सो जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये टाइम जो है नहीं मोहम्मद अली साहब, अब जितने बिल आ रहे हैं ना, अब लोग ये नहीं कर रहे होंगे, और जो कर रहे होंगे वो हमारे इस सेगमेंट के बाद उनको पता चल गया होगा कि अब उन्होंने क्या क्या एहतियात बरतनी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं इसमें एक छोटी सी चीज आपको ऐड कर देता हूँ। आप मतलब हैविंग सेड दैट, एक सोलर सिस्टम भी अगर आप साथ इनकॉर्पोरेट कर लें, मैं आपसे एक अपनी केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये सब चीज़ें करने के बाद प्रैक्टिस किया सर्दियों में, तो मेरे पूरे महीने के सिर्फ 37 यूनिट खर्च हुए, पूरे महीने के। जबरदस्त। तो अगर किसी को मतलब आप में से किसी को अगर हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपसे मजीद इस बारे में आगे भी चल के बात करेंगे। अभी हमारे पास चूँकि वक्त कम होता है। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब। नाज़रीन, ये एहतियात है जो आपको बरतनी है। अपने टीवी की पावर ऑफ रखें, अपने चार्जर को बिला वजह ना लगा रहने दें। और अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जी आप एसी को 27-28 पे ज़रूर चलाएं अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल जो है कम आए, क्योंकि अब ऑप्शन और कोई नहीं रह गई है। ये यूनिट इसी तरह से मजीद बढ़ते चले जाने हैं। हम ही ने बचत करनी है, हम ही ने एहतियात करनी है, हम ही ने अपनी जेब का ख्याल रखना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और अगर हम सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ख़ास तौर पर हम शहर लाहौर से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जो कि वाकई देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा अंदरून शहर माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, वो आके यहाँ पर तस्वीर बना के लेके जाते हैं, देखते हैं और देखते ही देखते दंग रह जाते हैं कि क्या वहाँ पर कमाल काम कर रखा है जी। और हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो इसी
सिलसिले को देखते हुए इन सियाहती मकामात के हिफाजत के लिए, टूरिज़्म के फ़रोग के लिए, टूरिस्ट की सहूलियात के लिए टाइम टू टाइम इकदाम करता रहता है। तो आज के शो में हम डिस्कस करने वाले हैं ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर हमारे टूरिस्ट जो है वो जा सकते हैं, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो सियाहत के फ़रोग के लिए क्या इकदाम कर रहा है, सियाहों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से क्या क्या इकदाम कर रहा है। आज के शो में हम बात करेंगे। सेक्रेटरी टूरिज़्म एहसान भुट्टा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम थैंक यू जी, क्या हाल चाल है आप? जी बिल्कुल खैर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बिलाशुबा जैसे मैंने कहा पाकिस्तान कुदरती मनाजिर, कुदरती हुस्न से माला माल है। तो हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट इन कुदरती मनाजिर, कुदरती जितने भी हमारी ज़बरदस्त जगह हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जिस आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था, देखें ये हमारा जो पंजाब है ना, इसका कल्चर दो चीज़ों के ऊपर है। एक मजहबी सियाहत है यानी कि रिलीजियस टूरिज़्म, और दूसरा हमारा कल्चर है, हेरिटेज जो है। हेरिटेज देखें, ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हेरिटेज थ्रू लेंस। हमने ना एमएचओ और प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर्स हैं उनको हमने इकट्ठा करना शुरू किया पिछले 2 महीने से। 4 जगह पे हम लेके जा चुके हैं। अब ये संडे को हमने रखा हुआ एक दिन, ये हम सियालकोट गए थे, हमारा अल्लामा इकबाल का जो शहर है उधर लेके गए थे। 7 जगह, आप हैरान होंगे, बहुत से हमारे लोगों को, इन लोगों को भी नहीं पता थी जो हमने इनको दिखाई है। वो कैप्चर करते हैं अपना, फिर अपने वीलॉग्स बनाते हैं और अपना सोशल मीडिया पे लेते हैं। जगह तो देखिए, ट्रिनिटी चर्च क्रिश्चियंस का है, तेजा शवाला टेम्पल जो हिंदुओं का है, ठीक है, वहाँ पे गुरुद्वारा बैरी साहब है जो सिखों का है, फिर मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, अल्लामा इकबाल साहब का जो जवेद इकबाल मंजिल है वो है। इस तरह सियालकोट का जो क्लॉक टावर है। तो ये पूरे एक दिन के लिए हम इधर 15 लोग लाहौर से लेके गए हैं और बाकी जो लोकल थे। तो ये जब तक आप कैप्चर नहीं करेंगे ना, कैप्चर करके प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं समझता हूँ ये हमने हेरिटेज थ्रू लेंस का जो एक सिलसिला शुरू किया, गुजरांवाला हम पिछले 2 हफ्ते पहले लेके गए थे, सियालकोट गए, अब मैंने मुल्तान और बहावलपुर का हमने बनाया हुआ है, ताकि हम पूरे पंजाब की जो एक शहर को पूरा लेके जाएँ, और जो एमेच्योर फोटोग्राफर हैं या प्रोफेशनल हैं वो उसको कैप्चर करके हाईलाइट करेंगे तो दुनिया में हमारा जगहों का भी जानी पहचानी पूरी दुनिया में वो मनाजिर आप दिखा भी सकेंगे और एक सॉफ्ट इमेज जाता है इन चीज़ों के थ्रू। अच्छा जी, आपने स्क्वाड एक मुतारिफ करवाया था जो कि अब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तो वो सियाह जो कि जाते हैं डिफरेंट सियाहती मकामात पर, ये स्क्वाड उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा? जिस तरह आपने देखा था, हमने 11 जो है अभी गुजरी है अगस्त, इसको हमने लाहौर में लॉन्चिंग की थी आफ्टर 4 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद, और 13 अगस्त को उन्होंने अपने फ्राइज शुरू कर दिए हैं मरी के अंदर। 80 जो लोग हैं टोटल, वो जिसमें 11 खवातीन भी हैं, उन्होंने काम शुरू किया, और 8 बीट्स में हमने मरी में को 8 हिस्सों में डिवाइड किया है। जीपीओ जो है, एक मेन जीपीओ है, एक इसका पिंडी पॉइंट है, 2 टीमें यहाँ पर हैं। एक टीम में 8 लोग होते हैं जिसमें 2 खवातीन हैं, अच्छा। 4 कांस्टेबल हैं, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट देखें, ये कोई पुलिस नहीं है, पहली तो बात बहुत क्लैरिटी है। सबसे पहले गाइडेंस देखें, जो आता है नया टूरिस्ट आता है उसको रास्ते का नहीं पता, वॉशरूम जाना है या डिस्पेंसरी जाना है, उन लोगों को वो सारी चीज़ें गाइडेंस देने के लिए। दूसरी चीज़ है फैसिलिटेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट करें, बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ज़रूरत है, वो ख़वातीन को मैंने देखा है, इन लोगों ने, बच्चे जो हैं इनको हमने सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा। छतरी लेके जाते हैं, उनको बैठा भी देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। फिर देखें गाड़ियाँ पंचर हो गई, टायर पंचर तक इनको हेल्प आउट दिया है। इससे अपना कलना चौक या लो टोपा एक ऐसी जगह है मरी की एंट्रेंस के ऊपर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मसाइल पैदा होते हैं। जब मैंने देखा रात के टाइम बैटरी ख़राब हो गई, पानी नहीं मिल रहा, पानी वो लेके आए हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल के बाइकर, हैवी बाइकर जाते हैं ना, उन्होंने भी आना शुरू कर दिया मरी में वापस। उन्होंने कहा हम पिछले 2-3 साल से नहीं जा रहे। जी, ये देखिए, हमने 3 शिफ्टों में लगाए हुए हैं। आज तक कोई ऐसी फोर्स इस वक्त मरी में नहीं है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 3 शिफ्टों में काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। देखें, 8 बजे से 4 बजे तक पहली शिफ्ट है, फिर जो 4 बजे से रात 12 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, और फिर रात के 12 बजे से सुबह के तक जो है वो तीसरी शिफ्ट लगाई हुई है। ये बहुत अच्छा है। जो ये बच्चे बच्चियां जो हैं इतने मोटिवेटेड हैं, अब बुजुर्ग हैं, उनको रास्ता दिखाना, हाथ पकड़ के चला देना, या जो गाड़ी पंचर हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको हेल्प आउट करना, इसमें बहुत सारे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है कि वो जो फॉरेनर हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है।
2-3 टूरिस्ट की तो मैंने वीडियोस भी देखी हैं, उन्होंने इतना हाईलाइट किया है, उन्होंने कहा ये हमें पहली दफ़ा लगा है कि यहाँ पे गाइड करने वाला, फैसिलिटेट करने वाला, रास्ता दिखाने वाला हमें मिल रहा है, तो उन लोगों ने बहुत इसको पसंद किया है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इकदाम है जी। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जितने भी टूरिस्ट हैं क्या कहना चाहेंगे सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो अगर अभी कोई प्लान करा है तो सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर अभी हमारे सियाहत जा सकते हैं? हाँ, ये जिससे आपने सैलाब की बात की है, बड़ा इस बार तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुआ है। हमारा साउथ पंजाब में डीजी खान, फोर्ट मनरो वगैरह मेरा ख्याल है अभी नहीं जाना चाहिए, 1-15 दिन महीना जो है वेट करना चाहिए, वहाँ पे हुआ है। पंजाब में तो यही है, लेकिन हमारा बलोचिस्तान और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी आया है, तो वो तो देख के अपने वेदर एडवाइज देखें, अगले हफ्ते की बारिश देखें और उसके बाद जाएं। लैंडस्लाइडिंग बड़ी हो रही है। अच्छा, ये भी एक मैं बताता हूँ, ये जो हमारा स्क्वाड गया इन्होंने लैंडस्लाइडिंग में बड़ी हेल्प आउट किया है। हाँ, देखें कोई भी नहीं मौजूद है और ये इनके 4-4 के लोग बैठे खड़े हैं, तो उन्होंने वो रोक के दरख्तों को भी उन्होंने कोशिश की है कि इसको हटा दें या लोगों को बता दें। हमारे हमने ना SMDs जो 6 हैं, जो SMD बड़ी स्क्रीन है, हमने 6 जगहों पे, जब ये मरी का वाक़या हुआ था फरवरी में, तो हमें कहा गया था, फिर हमने वो लगा दी और उस पर फंक्शनल है। उस पर बता देते हैं वेदर एडवाइजरी कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं, इतने आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे ना जाइए। सियाहों को यहाँ तक पहुँच है, इस पे मैं बात करती हूँ अभी बराह रास्त। जी नाज़रीन, ये आप बराह रास्त मनाज़िर मुलाहिज़ा कर रहे थे। हमारे साथ सेक्रेटरी टूरिज़्म हमारे शो में मौजूद हैं। टूरिस्ट को दी जाने वाली सहूलियात और टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करें। सर, आप बता रहे थे कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं? ऐसे है, एक तो मैं आपको थोड़ा सा बताया कि क्या फैसिलिटी है, वो एक हमारी हमने हेल्पलाइन भी हेल्पलाइन का मैंने जिक्र किया था, 1421 1421 उसका नंबर है। अच्छा जी, मैं चाहूंगी 1421 इसको स्क्रीन पे भी चला दें। वो टूरिस्ट जो कि जाना चाहते हैं किसी भी सियासी मकामात इन द पंजाब, सो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैक्सिमम लोग ले सकते हैं। रास्तों के हवाले से भी, वेदर कंडीशन के हवाले से भी इस हेल्पलाइन। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये हमने PITB के ताउन से बनाई है। इससे पहले हमने ना पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें तमाम साइट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें 900 के करीब साइट्स हैं, जिसमें और होटल्स का भी लिखा हुआ है, और उसको आप गूगल मैप भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी मौजूद हैं, तो आपको जगहों का पता चल जाता है। वो हमने पिछले साल लॉन्च की थी, इस साल हमने हेल्पलाइन की है। अब हेल्पलाइन में हमने PTS जिसमें पंजाब टूरिज्म स्क्वाड है वो, लेकिन अभी तो मरी में काम कर रहा है, बाकी जिलों में तो नहीं काम कर रहा। जिस तरह लाहौर म्यूजियम है, तो हमने वो पूरे टूरिज्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट ये बना ली है हेल्पलाइन, कि लाहौर म्यूजियम के हवाले से किसी को शिकायत हो या टेक्सला म्यूजियम के हवाले से शिकायत हो, हड़प्पा में किसी को हो, तो वो उनके फोकल पर्सन के पास शिकायत जाएगी और 1 दिन के अंदर वो उसको रिजॉल्व करने के लिए पाबंद होगा। चलिए जी, ये बहुत अच्छी बात है। यानी टूरिस्ट अगर इन जगहों पर कहीं पे जाना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन भी किसी जगह से मुताल्लिक लेना चाहते हैं, अपनी शिकायत या तजावीज़ पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हेल्पलाइन है 1421। इस पर आप कॉल करके कहीं जाने से पहले इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, कोई तजवीज़ भी दे सकते हैं। सो इसके अलावा मुझे बताइएगा, हमने आपके स्क्वाड की बात की जो कि मैंने कहा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसमें आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, हेल्प भी कर देते हैं वो लोग। सो वो लोग जो कि बुकिंग वगैरह कराना चाहते हैं किसी सियाती मकामात पे, लोग कहते हैं बड़ी परेशानी होती है, उनके लिए क्या फैसिलिटी है इसमें? मैडम जो है ना, ये पंजाब टूरिज्म एप्लीकेशन, इसमें अभी तक 178 होटल इन्होंने ऑनलाइन बुकिंग के लिए कर दिए हैं। इससे मसला सिर्फ उसका ये है कि जो रजिस्टर्ड होंगे DTS डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के साथ लाइसेंस शुदा, वही हम रजिस्टर्ड इसके अंदर कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनको हम इस हेल्पलाइन में नहीं लेके आ सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे ना, आपको याद होगा मरी में काफ़ी वाक़यात हुए थे, एक्सेसिव किराए लेते हैं या रूड बिहेवियर के, तो ये यहाँ पे बड़ा हेल्पफुल हुए हैं ये स्क्वाड जो है। सही। हाँ, ये इसीलिए लोग ज़्यादा खुश हुए हैं कि पहले अगर रूड बिहेवियर था, नाश्ता नहीं मिल रहा, गर्म पानी नहीं मिल रहा, इस तरह की वो शिकायतें थी, तो जब ये वो शिकायतें उनको कहते हैं, वो फ़ौरन जाते हैं होटल के पास, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज रजिस्टर करता है होटल्स को, मॉनिटर भी करता है रेस्टोरेंट्स को, तो उनका लीगल भी उनके पास इख्तियार हासिल है। इसीलिए वो होटल वाले जो इनकी हेल्प आउट करते हैं, उन्होंने किराए तक भी वापस किए हैं। जो मैंने देखे हैं, जो मेरे पास रिपोर्ट, हमने एक ना 14 पॉइंट KPI बनाया हुआ हर टीम के लिए। ये KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के वो बंद हैं इसके ऊपर इसका जवाब देने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर फोकस करना। वो कैसे? देखिए, क्लीनिनेस भी है, सफाई करना, दरख्त लगाना, ये तो हम कर लेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यंग जनरेशन के स्कूलों कॉलेजों में जाके ये बताएं। इन्होंने वो लेक्चर देने शुरू किए हैं, जो सबसे अच्छी खुशी की बात यह है, जो इससे पहले आज तक नहीं हुआ था। ये जो स्क्वाड है, इसको हमने एक 3 रुकनी ऐसी टीम बनाई है
जो तमाम स्कूलों कॉलेजों के बच्चियों के स्कूलों में जा रहा है, उनको बता रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है। ये आप अगर जितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे आप ही का रोजगार बढ़ेगा। इसलिए अपने इलाके को भी साफ रखना है, इनकी हेल्प आउट भी करनी है और स्माइलिंग फेस के साथ और अच्छे तरीके से इनको वेलकम करना है। अच्छा, म्यूजियम में गालिबन काम जो था वो किया जा रहा था, कहाँ तक पहुँचा है और क्या टूरिस्ट जा सकते हैं? टाइमिंग्स वगैरह भी उसकी बता दीजिए। और मुझे ये बताइएगा कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं हम उनको विजिट कराएं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को देना ये बहुत ज़रूरी है। ये लाहौर म्यूजियम जिसमें सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बिगेस्ट म्यूजियम है, 1894 का बना हुआ है। तो हमने वो काम शुरू करवाया था 5 करोड़ की मालियत से। उसमें जो 50% काम हो गया, वाशरूम्स हो गए हैं, सीवरेज का काम हो गया है, छतों का काम, चूँकि बारिशें अभी चल रही थी वो हम कर नहीं सकते थे। अब बारिशें जैसे रुकती हैं तो उसके बाद CNW वाले छतों की मरम्मत वगैरह कर देंगे। तो ये काम तो पहले फेज़ में है। दूसरे फेज़ में हमने एक नई चीज़ है कि वो जो होता है ना ऑडियो वीडियो हो और कॉइन्स वगैरह को स्कैन करके, जिस तरह आपने नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में देखे हैं, आर्मी म्यूजियम में भी है, हम यहाँ पे शुरू करने लगे हैं। ये अगले 6 महीने के अंदर हम काम शुरू कर देंगे। म्यूजियम की टाइमिंग है 9 से 5 बजे तक। ठीक है। 4 बजे तक इनके टाइम है, 5 बजे तक उनके ऑफिस वालों के टाइम है, और जुमे को ऑफ होता है तो संडे को ऑन होता है। तो इसलिए तमाम बच्चे जो इन्होंने हमारे ना कोई 11 या 12 स्कूलों या कॉलेजों के साथ MOU साइन किया है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये विजिट करवाते हैं। सेकंड हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये की है कि हमारी जो डबल डेकर बस है, साइट सीइंग बस, मैं उसी पे आने वाली थी, उसको हमने यहाँ पे टूर इंट्रोड्यूस करवाया है लाहौर म्यूजियम का। उसके बाद दूसरा हमारा नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम का, और अब हम आर्मी म्यूजियम के साथ भी हमने MOU साइन कर रहे हैं ताकि वहाँ पे भी ये लेके जा सकें। अच्छा, आपको अपने तौर पे भी मैं ये एक सजेशन है मेरी कि स्कूल्स के बच्चों को इनवाइट करना चाहिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में उन्हें विजिट कराना चाहिए म्यूजियम। मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से हम देखें। हमारे पास जो सबसे 3 म्यूजियम मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक लाहौर म्यूजियम जो है, जो हमारे यहाँ पे बच्चियाँ स्कूल खुल गए हैं, 14 अगस्त के बाद तो आना शुरू हो गए हैं। टेक्सला म्यूजियम जो पिंडी में है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, गंधारा सिविलाइजेशन के हवाले से, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हवाले से हड़प्पा म्यूजियम। तो इन तीनों म्यूजियम पे हमने काफ़ी फोकस किया, और हमने उनको पाबंदी जो TDCP का अदारे होते हैं उनको हमने कहा कि आपके पाबंद होंगे ये लोगों को, बच्चों के स्कूलों को लेके आने के लिए। 14 अगस्त के ऊपर ये तीनों म्यूजियम के अंदर बाकायदा इधर इवेंट्स भी हुए हैं और लोगों को लेके भी आया गया, और बच्चों ने बड़ा खुशी का इज़हार किया। चलिए जी, बहुत अच्छा इकदाम है। फाइनली मुझे आपसे पूछना है टूरिज्म के फ़रोग के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा हमें मुआशी तौर पर भी थोड़ा सा जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है इससे। जितने टूरिस्ट जाएंगे एक न्यू भी जनरेट होगा। सो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, मजीद फ़रोग देने के लिए क्या क्या इकदाम कर रहे हैं? कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स अगर आप डिस्कस करना चाहें। एक तो ये है हमने फैमिली गाला शुरू कर दिए हैं। ये जो हम ना सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर देखें, पेट्रोल बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमने रेट जो है ना गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है। फ़र्ज़ करें अगर मरी जाते हैं 2 दिन के टूर के ऊपर तो 8 से 10 हज़ार प्राइवेट लेके जाएगा तो लेता है, हमने वो 5 हज़ार के ऊपर शुरू किया है। अच्छा, तो खाना क्योंकि हम अपनी जगह से दे रहे हैं, कलर का हाट पे रस्ते में या मरी के अंदर कैंपिंग के अंदर कर दिया। अभी ये जो संडे है, संडे को हमने शुरू किया। अभी हम धराबी लेक और आपका जो कलर कार और कटास राज को हमने कंबाइन करके लेके गए हैं। सुबह निकले हैं, रात को वापस आ गए। सिमिलरली हमने अगले 3 महीने के हमने ये टूर मैनेज किया। और ये आपका टूर ओवरऑल बजट इसका कितना था? जी, ये इसका ओवरऑल बजट कितना? हाँ, ये हमने 3000 साढ़े 3000 से ज्यादा नहीं रखा पर पर्सन। हाँ, इसमें खाना भी है, चाय भी है, विजिट भी है, वो कोस्टर भी है, बड़ी जबरदस्त घर से लेके घर भी। 3500 रुपए में आप इतना जबरदस्त टूर आपका अरेंज हो गया, जिसमें ना आपको खाने की टेंशन है, चाय की, आपका आना जाना सब कुछ 3500 रुपए में है। ये संडे की संडे है। हाँ जी, इसमें हमने ना नई साइट्स कुछ डेवलप की हैं बोटिंग के हवाले से। लखवाल डैम है, ढोक टालियाँ, ये दोनों चकवाल में है। हमारा दाऊद खेल जो है मियाँ वाली कालाबाग के पास है। इसी तरह हमारा छांगा मांगा में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर ली है। एहसान साहब, अब जो लोग जाना चाह रहे हैं राब्ता आपसे कैसे करें, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी ऑप्शन बता दी। ये हमारा जो TDCP की ये साइट है ना, उसके अंदर नंबर भी लिखे हुए हैं। हमारे राना ताहिर साहब है मैनेजर, वो इस सारे विजिट्स करते हैं, और सैटरडे संडे के लिए हमने किया हुआ है। अगले 2 तो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं वैली बता देता हूँ, आपके तवज्जो से लोगों को भी पता चल जाएगा। 3 सितंबर जो वीकेंड आ रहा है नेक्स्ट, उसमें हम हिरन मनार जा रहे हैं। अच्छा। और हिरन मनार रात के टाइम का है इवेंट। पहले तो वो दिन के टाइम 5 बजे बंद हो जाता है, हमने लाइटिंग के अंदर वो करना चाह रहे हैं ताकि फैमिलीज को लेके जाएं। लाहौर के बिल्कुल करीब है। और सेकंड इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म डे, 27 सितंबर को होता है, तमाम दुनिया में मनाया जाता है। हमने वो कहा है कि उसके लिए हमने ये लोगों को शालामार गार्डन जो हमारी हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज है, उसके ऊपर इवेंट करेंगे। आप लोगों को भी दावत दूंगा, और आपके तवज्जो से आवाम को भी, कि आप लोग भी आएँ, देखें कितनी हमारी हेरिटेज है।
सिमिलरली वो जो जैसा मैंने हेरिटेज थ्रू लेंस कंपटीशन की बात की थी, उनको इनाम भी हम देने लगे उसी दिन के ऊपर, ताकि लोगों को बताएं। एंट्रीज हमने जो है ना, हम 15 सितंबर तक एंट्रीज ले रहे हैं, ये शॉर्ट वीडियोस या फोटोग्राफी की, उन लोगों को भी हमने एक इनाम देना है उस वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे कि ये हेरिटेज और कल्चर को साथ मिलाकर हम आप टूरिज्म डे को मनाया जाए। सही, तो आप देखें कि ये तमाम तर एफर्ट की जा रही हैं टूरिज्म के फ़रोग के लिए। जितनी सियाहत को फ़रोग दिया जाएगा, एक तो रेवेन्यू तो जनरेट होता ही होता है, लेकिन आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों का विजिट भी कर सकते हैं। ये मैंने कहा ना, पाकिस्तान जो है वो कुदरती मनाजर, कुदरती हुस्न से माला माल है। सो ये हमारा डिपार्टमेंट टूरिज्म जो है इन तमाम चीज़ों को अरेंज भी इसी मकसद के लिए करता है कि आपको तमाम इन चीज़ों के बारे में बताया भी जाए, दिखाया भी जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम शो में वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के हिस्से में हम चल रहे हैं सेगमेंट्स की तरफ। सेगमेंट्स में सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। तो शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा है। कल यहाँ पर टाउनशिप के इलाके में तेज़ बारिश हुई और मुख्तलिफ इलाके, मेरे अपने घर के करीब बिल्कुल बारिश नहीं थी, तो उससे क्या था जी, हब्स की शिद्दत बढ़ गई। तो आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, कहीं बहुत तेज़ बारिश तो कहीं बारिश का नामो निशान ही नहीं है। आज का मौसम कैसा रहेगा? जैसे कल दिन में शदीद गर्मी थी और आपको पता नहीं चला, 4-5 बजे के करीब अच्छी खासी बारिश हो गई। आज का मौसम कैसा है इस वक्त और दिन भर कैसा रहेगा? हमें ज्वाइन करेंगे कोमल, उनके पास चलते हैं। जी कोमल, कहिए। लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हल्की हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये मरतूब हवाएं शहर लाहौर के मौसम को मज़ीद गर्म कर रही हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ शहर लाहौर में बारिश बरस सकती है, जिसके बाद मौसम में बेहतरी तो नहीं आएगी, लेकिन हब्स में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है वो हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्म मरतूब हैं और शहरी जो हैं काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई दे रही है। अमूमन जब परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है और हवाएँ चलती हैं तो मौसम अच्छा खासा खुशगवार महसूस होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज की तपिश भी बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाएगा। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश बरसने के हवाले से भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल, आपने हमें मौसम की सूरत हाल बताई। और अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है बिग स्क्रीन। सेगमेंट शामिल करते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हम आपको बताते हैं सब्जियों की कीमतें, घर बैठे आपको पता चल जाए ओपन मार्केट में क्या रेट है, ताकि आप जब ये डिसाइड करें कि आज ये बनाना है, सब्जी खरीदने जाएं तो आपको कीमत पता हो। चलते हैं कलीम की तरफ। जी कलीम, बताइए आज की रेट लिस्ट क्या है? रोज़ की बनिस्बत कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में 30 से 40 रुपए का होशरुबा इजाफा हुआ है, और जबकि सिर्फ 2-3 ही ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में 3 से 40 रुपए की कमी वाक़ हुई है। जबकि आज बात करें कि सब्जियां किस कीमत के ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं, तो लहसन देसी इसकी सरकारी कीमत 215 रुपये है, जबकि ये ओपन मार्केट के अंदर 225 से 230 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक चाइना की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 315 रुपये है, जबकि ये ओपन मार्केट के अंदर 330 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर दीगर सब्जियों की बात करें तो जो किया कद्दू है, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 55 रुपये है और ये ओपन मार्केट के अंदर 70 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जबकि गुज़श्ता रोज़ इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा थी, जो कि आज 1-2 रुपये की इसके अंदर कमी वाक़ हुई है। अगर बात करें बैंगन की तो इसकी भी जो सरकारी कीमत है वो 70 रुपये है, जबकि गुज़श्ता रोज़ भी इसकी कीमत थोड़ी सी कम थी, आज 2-3 रुपये की कमी वाक़ हुई है, जो कि ओपन मार्केट के अंदर ये 75 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा मटर की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है 240 रुपये है, जबकि गुज़श्ता रोज़ 225 और 230 के दरमियान थी, लेकिन आज 240 है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 250 से 255 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा करेले की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 160 है, जबकि गुज़श्ता रोज़ इसकी कीमत में कमी थी, लेकिन आज इसकी कीमत में इजाफा हुआ है, जो कि 160 है, जो कि ओपन मार्केट के अंदर 175 से 180 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा लीमू की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 290 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट के अंदर 315 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जबकि गुज़श्ता रोज़ की कीमत 270 रुपये थी, आज 290 रुपये है, जो कि 20
35 रुपये का मुमकिन तौर पर इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेथी की बात करें, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 250 रुपये है, जो कि ओपन मार्केट के अंदर 265 रुपये तक फरोख्त हो रही है, जबकि इसकी कीमत के अंदर भी 25 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें दीगर सब्जियों की, उनकी कीमतों में भी चंद रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बायस जो शहरी हैं उनके अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका कहना है कि बजाय हमें कि रिलीफ मिले, मुसलसल सब्जी की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से गुजर बसर करना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, लोग तो परेशान हैं क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी है कि समझ नहीं आ रहा कि दाल बनाएं, सब्जी बनाएं। दाल भी बहुत महंगी है, सब्जी भी बहुत महंगी है। सो थैंक यू कलीम, आपने हमें कीमतें बता दी सब्जियों की। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। सो नाज़रीन, टिकटॉक एप्लीकेशन हम देखते हैं बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर अपने टैलेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, सिंगिंग कह लें, एक्टिंग कह लें। लेकिन हम हमेशा बात करते हैं आपका कंटेंट मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल हर जगह होता है। हमारी आज की मेहमान जो हैं अलीशा खुर्रम, जिन्होंने 1 साल कबल टिकटॉक एप्लीकेशन बनाई, उसका इस्तेमाल शुरू किया और आज तकरीबन 2.5 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। कैसे उन्होंने ये फॉलोअर्स बनाए, उनका कंटेंट क्या होता है, किस तरह की वो वीडियोस बनाती हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपके वक्त का शुक्रिया। कंटेंट कहते हैं बहुत मैटर करता है, 2.5 लाख फॉलोअर्स कम तादाद नहीं है, कैसे आपने बनाया? मैंने बेसिकली मतलब आई स्टार्टेड लाइक माय करियर इस तरह से कि मैंने कोई पहले शुरू में जो ट्रेंड वीडियोस होती हैं ना, आप उनको उठाकर वो वाली वीडियोस बनाओगे तो फ़ौरन आपकी वीडियोस जो है वो फॉर यू पे चलती हैं और वायरल होना शुरू हो जाती हैं। लाइक आपके फॉलोअर्स इतने मैटर नहीं करते, आपका फेमस होना मैटर करता है। और फेमस होना आपका तब मैटर करता है, फेमस होना मैटर करता है। फेमस कैसे हुआ जाता है? जब आप फॉर यू पे आते हैं ज़्यादा, जब आपकी वीडियोस फॉर यू पे आती हैं, जब लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, जब आप हर जगह पे फॉर यू पे नज़र आते हैं, तब आप फेमस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फॉर यू क्या है ये हमारे नाजरीन को समझा दें। फॉर यू होता है जो जब आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो ऊपर जो वीडियोस नहीं हम लोग देख रहे होते हैं सारे, जब आप उसको स्वाइप करते रहते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर यू। ठीक है, यस, ठीक है। और ये तब होता है जब आपकी वीडियोस लोग ज्यादा देखते हैं तो आप वो मेन स्ट्रीम पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली, और तभी आपके फॉलोअर्स भी ज्यादा आते हैं, तभी आपके फॉलोअर्स भी ज्यादा होते हैं। तो मुझे बता दें आपकी वीडियोस का कंटेंट क्या होता है? मेरी बेसिकली वीडियोस का कंटेंट होता है या तो फ़नी वीडियोस होती हैं ज़्यादातर, या तो फिर होती हैं वो बड़ा मुश्किल होता है हंसाना लोगों को, आइडिया लेना और हमेशा डिफरेंट आइडिया। मतलब आपने 8-10 वीडियो बना ली, उसके बाद अब आपको कुछ डिफरेंट आइडिया चाहिए। किसका आइडिया होता है आपका अपना? नहीं, कुछ होता है जो टिकटॉक की अपनी वीडियोस होती है जो बिल्कुल ट्रेंड पे चल रही होती हैं, उस ट्रेंड की वजह से फिर हमारे फॉर यू पे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में होती है वो फिर सब बनाते हैं, तो उसी की वजह से फॉर यू पे भी ज़्यादा आती हैं। लेकिन अगर आपका अपना हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने अपना भी 1-2 कॉन्टेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपकी पूरी टीम है? हाँ जी। कितने लोग शामिल हैं? 3 लोग हैं, 2-3 लोग, ज़्यादा नहीं है इतनी बड़ी। मैंने ज़्यादा कोलैब्स भी नहीं किए हुए टिकटॉकर्स के साथ, मैंने खुद से अपने मतलब ऑन फोन पे इतना आया। अच्छा जी, जब स्टार्ट किया तो किस तरह से किया? बाद में चीज़ें ऐड करना, वीडियोस बनाना, उसके लिए लाइट, एडिटिंग, क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं? मैंने लाइक बिफोर मैरिज आई वाज़न्ट अलाउड फ्रॉम माई फैमिली कि मैं कर सकूँ, पर आफ्टर मैरिज लाइक मुझे अलाउ हो गया था फ्रॉम माई हस्बैंड, ही सपोर्ट मी अबाउट लाइक ऑल दिस एंड ऑल। तो इस वजह से फिर मैंने अपना वो शुरू किया टिकटॉक बनाना, और मुझे शौक भी था शुरू से, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त देती थी। तो जब मुझे अपने हस्बैंड ने इजाज़त दी तो फिर मैंने बनाने शुरू किए। तब मैंने अपनी शादी की टिकटॉक्स लगानी शुरू की थी, तो उसमें से एक ऑलरेडी खुद ही वायरल हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे ज़्यादा मोटिवेशन आई, तो मैंने कहा फिर मैं बनाने शुरू कर दी। अच्छा जी, जो आपकी टिकटॉक हिट हुई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अब तक कितने फॉलोअर्स हैं उसके, कितने लोगों ने उसको व्यू किया? मेरी जो टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं वो मिलियन में आए हैं। लाइक मेरी जो जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तब मेरी एक वीडियो थी जो 1.2 मिलियन पे गई थी, जिसकी वजह से मेरा टिकटॉक और ज़्यादा ऊपर गया था। तब मेरे फॉलोअर्स, तब मेरी ज़्यादा वीडियोस जितनी भी थी वो लाखों में जा रही थी। अच्छा जी, सही। तो वो कौन सी वीडियो थी जो आपकी सबसे ज़्यादा आपको लगता है अब तक हिट की, और उसकी वजह क्या थी? वो मैंने बनाई थी मेरे फ्रेंड का छोटा भाई था, उसके साथ बनाई थी। वो डांस वाली वीडियो थी बेसिकली, तो वो वाली वीडियो मेरी गई थी वायरल। अच्छा जी, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। हम यहीं से ही अलीशा हमारे साथ सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा सकते, इंशाल्लाह फिर कभी आपको इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।